आप इसका मीनिंग हमें क्लियर कर रही हैं, कोई डीप मीनिंग इसमें इतना ज़्यादा नहीं है सिवाय एक दो जगह पर छोड़कर। तो भी हम पोइम स्टार्ट करते हैं। उपगुप्ता। उपगुप्ता, द disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura। तो स्टोरी की जो पोइम की शुरुआत हो रही है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले ही जो मेन करेक्टर है पोइम का उपगुप्ता, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिसिपल का मतलब होता है फॉलोअर, डिसिपल का मतलब होता है फॉलोअर। तो वो बता रहे हैं कि बुद्ध धर्म को मानने वाले उपगुप्ता ले स्लीप इन द डस्ट। डस्ट मीन्स टू से ज़मीन पर ही मिट्टी होती है ना। ले स्लीप की लेटे हुए थे। उपगुप्ता द डिसिपल ऑफ बुद्धा ले स्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। कि मथुरा जहाँ से शुरू होता था तो वहाँ पर जो शहर के अंदर प्रवेश करने से पहले पुराने ज़माने में जिस तरह से चारदीवारी की जाती थी तो वहाँ पर वो लेटे हुए थे। लैम्प्स वर ऑल आउट। लैम्प्स वर ऑल आउट मतलब सारे के सारे जो चिराग थे, दिए थे, वो बुझे हुए थे। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा रात का समय था, काफ़ी घनी रात थी, काफ़ी टाइम हो चुका था रात का, जिसकी वजह से सब लोग सो चुके थे। और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि रात का टाइम था बिकॉज डोर्स वर ऑल शट। शट का मतलब क्लोज, कि सारे के सारे दरवाजे भी बंद थे। एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। और जो मंथ था वो कौन सा था? अगस्त मंथ चल रहा था। अगस्त मंथ में जिस तरह से क्लाउड्स छाए रहते हैं, कभी भी बादल हो जाते हैं, तो मर्की का मतलब वही डार्क एंड क्लाउडी। मैंने लिखा भी है यहाँ पर क्लाउडी एंड डार्क, कि जो अगस्त के टाइम में जिस तरह से जो आसमान है वो थोड़ा काला घना हो रखा होता है, वैसे ही उस टाइम पर रात को मौसम हो रखा था, स्टार्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अभी हमने इन 4 लाइन्स में ये पढ़ा कि जो उपगुप्ता थे वो बुद्ध धर्म को मानते थे और वो मथुरा के बाहर की जो दीवार थी वहाँ पर लेटे हुए थे। रात का समय था, एक भी तारा हमें नहीं दिखाई दे रहा था। Whose feet were those tinkling with anklets? टिंकलिंग साउंड, हिलना, जिस तरह से घुंघरू होते हैं। एंकलेट्स मीन्स टू से पायल, जो पायल के जो घुंघरू है जब वो छनकते हैं तो उसकी जो छनकार थी। Whose feet were those tinkling with anklets touching his breasts all of a sudden? हुआ क्या कि वो लेटे हुए थे और अचानक से किसी के पैरों में घुंघरू थे और वो उनके साथ टकराए। कोई उनके जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ टकरा जाते हैं, तो कोई उनमें टकराया उस रात के अंधेरे में। ही woke up startled। अब अचानक से जब इंसान आराम से सो रहा होता है और अचानक से हमें कोई उठाए या फिर हमें लगे कि कोई हमें उठा रहा है, तो हम कई बार सरप्राइज़ हो जाते हैं, हम लोग अलार्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं ना होते उस वक्त। हमने किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया होता कोई यहाँ पर होगा, तो वो एकदम से घबराकर उपगुप्ता जी उठे। एंड द लाइट फ्रॉम अ वुमेन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज। और वो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, मीन्स टू से कि भगवान बुद्ध की जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ थी उनको मानते थे, और उनकी जो आंखें थी उनसे दया टपक रही थी। मीन्स टू से कि जो अच्छे अच्छे जो साधु महात्मा लोग होते हैं उनके चेहरे पर अलग ही तरह का एक प्रकाश होता है। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो अचानक से उठे और एक वुमेन थी, उसके हाथ में जो लैंप पकड़ा हुआ था उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और सबसे पहले उसने उनकी आंखें देखी, जिससे उसको लग रहा था कि ये फॉरगिविंग है, मीन्स टू से कि ये सबको जल्दी उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देने वाले हैं। ये कौन था? ये कौन था जिसने ये लड़की कौन थी, ये वुमेन कौन थी जिसके हाथ में लैंप था? इट वॉज द डांसिंग गर्ल। ये एक डांसिंग गर्ल थी, स्टार्ड विद ज्वेल्स, और इसने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। स्टार्ड मतलब रात के अंधेरे में जिस तरह तारे चमकते हैं उसी तरह इसने इतने गहने पहन रखे थे कि ये खुद चमक रही थी। वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल। पेल थोड़ा सा हल्का सा पीला, ब्लू मैंटल और साथ में थोड़ा सा नीले रंग का इसने एक लंबा सा मैंटल, मीन्स टू से यहाँ पे होगा एक क्लोक। जैसे कि पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा बिशप वगैरह जो पहनते थे, जो चर्च के फादर्स होते थे, वो लंबे लंबे जो क्लोक टाइप से पहनते हैं, जो कपड़े होते हैं उनको बोला जाता है मैंटल। ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। और एक्चुअली शी वॉज अ डांसिंग गर्ल, तो उसको जो थी उस टाइम में कभी उसको वरीज नहीं थी या टेंशन्स नहीं थी अपनी फैमिली को लेकर, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी, तो उसे बस अपनी ब्यूटी पर ही घमंड था। लिखा है ना ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, उसे अपनी ब्यूटी पर घमंड था, जिसकी वजह से उसने मतलब कि परवाह ही नहीं करी कि मैं आगे चल रही हूँ या रास्ते में कोई आ रहा है या नहीं। तो एक्चुअली जो उसका नेचर बता दिया कि वो काफ़ी बेपरवाह थी।
सो बेसिकली हमने यहाँ तक ये पढ़ा है कि जो उपगुप्ता थे वो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। मथुरा के पास वो लेटे हुए थे, सारे लैंप्स बंद थे, रात का समय था और जब वो सो रहे थे तो कोई उनके साथ टकराया और वो अचानक से उठ गए और क्या हुआ, किसी के लैंप की रोशनी उन पर पड़ी और उन्होंने उसको देखा तो वो एक डांसिंग गर्ल थी जिसने कि लाइट येलो एंड ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। शी लॉर्ड हर लैम्प। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट सीन शुरू हो गया। एक्चुअली ये सीन वाइज बताई गई है ये पोइम। शी लॉर्ड हर लैम्प, उसने अपना जो लैम्प था वो थोड़ा सा नीचे किया एंड सो यंग फेस ऑस्टरली ब्यूटीफुल, और उसने उनका जो पीसफुली कामफुली जो फेस था बुद्धिस्ट मोंक का, उपगुप्ता का, उनको देखा। यहाँ पे लिखा है ऑस्टरली ब्यूटीफुल मीन्स टू से कि कोई डेकोरेशन नहीं थी, मतलब कोई मेकअप नहीं किया था, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि बनावटी ब्यूटी है, एकदम सिंपल नेचुरल ब्यूटी थी। उनको देखा। फॉरगिव मी यंग ascetic सेड द वुमेन, तो जो वुमेन थी उसने क्या बोला, फॉरगिव मी यंग ascetic, कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने उनको ऐसे बोला। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, और उसके बाद वो क्या बोली उपगुप्ता से, ग्रेशियसली मतलब पूरी शान और शौकत के साथ, कम टू माई हाउस, आप मेरे घर पे आइए। द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट बेड फॉर यू, ये जो ज़मीन है, डस्टी अर्थ मीन्स टू से जिस तरह अर्थ के ऊपर इतनी मिट्टी है, इज़ नॉट अ फिट बेड फॉर यू, कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आप हैंडसम हैं, आपके लिए ये बेड फिट नहीं करता, आप मेरे घर पर आइए, वहाँ पर आराम कीजिए, वहाँ पर जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिनसे आपको कंफर्ट मिल सकता है, आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारिए। द यंग ascetic आंसर, वुमेन गो ऑन योर वे, लेकिन बुद्ध धर्म को अपना चुके थे वो, ठीक है, वो एक हम ये कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु थे, सन्यासी टाइप थे। तो जब वो सन्यासी हैं तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाले कि उनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार है और वो है भगवान, शांति, पीस, इससे प्यार है। तो उन्होंने उससे क्या बोला, लेडी से बड़े ही ग्रेसफुली, बड़े रिस्पेक्टफुली उसको बोले, वुमेन गो ऑन योर वे, आप अपने रास्ते पर जाइए, आप अपना काम कीजिए, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। व्हेन द टाइम इज़ राइप आई विल कम टू यू, जब सही समय आएगा मैं खुद ब खुद आपके पास आ जाऊंगा। मीन्स टू से कि अब इस लाइन के थ्रू हमें ये क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम में मे बी ये उपगुप्ता जो थे ये इस लड़की के घर पे, ये इस वुमेन के घर पे विज़िट करेंगे। तो जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया है उसमें हमने क्या स्टडी करी है कि उसने अपना जो लैम्प था उनकी फेस को देखने के लिए नीचे किया, देखकर उसे वो बहुत अच्छे लगे और उनको वो थोड़ा सा प्रेज़ करते हुए बोलने लगी, बटरिंग करते हुए कि आप मेरे घर पर आइए, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं। और उन्होंने बड़े ही पीसफुली और कामली उपगुप्ता ने रिप्लाई दिया कि आप अपने काम कीजिए, मेरे को जब सही समय लगेगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए, मैं उस वक्त आपके पास आ जाऊँगा। सडनली द ब्लैक, अब आगे करते हैं, सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और अचानक से क्या हुआ कि जिस तरह उन्होंने बोला ना, वो महात्मा थे, साधु थे, तो उन्होंने जैसे बोला कि जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊंगा। तो उस वक्त क्या हुआ, द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, एक्चुअली देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि उस काली रात ने अपने दांत दिखाए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उस वक्त बिजली चमकी, वहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हुई जिसमें ऐसा लग रहा था कि कोई अपने दांत दिखा रहा है, बिकॉज वाइटनेस, राइट, इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। और ऐसा वहाँ पर जब लाइटनिंग हुई, वहाँ पर जब बिजली चमकी तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये काली घनी रात अपने दांत दिखा रही है, उस लेडी पर हंस रही है। द स्टॉर्म ग्रोल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, और स्टॉर्म ग्रोल, ग्रोल क्या मतलब क्या होता है, जैसे कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आवाज़ निकालते हैं, द लायंस ग्रोलिंग मीन्स टू से कि वो ज़ोर ज़ोर से जब आवाज़ें निकालते हैं तो ऐसा लग रहा था कि स्काई के, कि आसमान के किसी एक कोने से ये आवाज़ें आ रही हैं और ये तूफ़ान उठा है। एंड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, और वो लेडी जो थी, वो जो वुमेन थी, उसको ऐसा लगा कि कोई खतरा मेरे ऊपर आने वाला है, और वो ये सोचकर थोड़ी सी घबरा गई, कांप गई। अब उसके बाद यहाँ तक तो एक सीन हो गया। एक्चुअली यहाँ से शुरुआत से लेके यहाँ तक एक ही सीन आया है, डेंजर तक।
कि जिसमें एक पूरी स्टोरी एक रात की बता दी गई है। और उसके बाद अब यहाँ से द ब्रांचेस, यहाँ से अब सीन दोबारा से शिफ्ट हो रहा है। अब ये जो सीन है ये कुछ एक दिन के बाद का चला गया। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लूज। तो अब क्या बता रहे हैं कि दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ, वे साइड ट्रीज, रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे थे, उन पेड़ों पर बहुत सारे फूल खिल चुके थे। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन दी वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। ये दो लाइनें इकट्ठी हैं। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट, गे नोट्स हैप्पी नोट्स, गे का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी नोट्स मतलब म्यूज़िकल, बहुत अच्छे म्यूज़िक की, संगीत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कम फ्लोटिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में बहकर आ रही हैं। इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार, और ऐसा लग रहा था कि बड़ी दूर से ये आवाज़ें आ रही हैं। द सिटीजन हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। और क्या था कि जो उस शहर के लोग थे, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, कि वो जो वहाँ के लोग थे वो सारे के सारे इकट्ठे होके फॉरेस्ट गए थे, जंगल में गए हुए थे। कौन सा त्यौहार मनाने? फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। वो इस बसंत ऋतु को मनाने के लिए गए हुए थे। मीन्स टू से फूलों का त्यौहार तब तभी होता है ना जब बहुत सारे फूल खिलते हैं, और उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो वो वाला त्यौहार मनाने वो सारे के सारे जंगल में गए हुए थे। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। और जो स्प्रिंग सीजन होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, काफ़ी काम और पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम में। तो क्या हुआ कि आसमान के बीचों बीच ऐसा लग रहा था कि जो चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा निकला हुआ था। मीन्स टू से वो पूर्णिमा की भी रात थी। तो उस समय में क्या हुआ कि पूरे का पूरा जो चंद्रमा था उसकी रोशनी उस साइलेंट टाउन, क्योंकि सब लोग तो जंगल में गए हुए हैं फेस्टिवल को मनाने के लिए, तो वहाँ पर पड़ रही थी। हर तरफ चुप्पी ही चुप्पी छाई हुई थी। द यंग ascetic was walking in the lonely street। और वो जो उपगुप्ता थे, यंग ascetic का मतलब यहाँ पे वही आ गया ना, उपगुप्ता। और जो उपगुप्ता थे वो वहाँ पर उस खाली सी गली में घूम रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? while overheard the lovesick calls uttered from the mango branches their sleepless plaint। और जब वो गुजर रहे थे तो उनको क्या सुनाई दे रहा था? lovesick calls। कॉल्स का मतलब यहाँ पे है कुको, कोयल। उन्होंने यहाँ पर प्योर हिंदी का वर्ड ही यूज़ किया है, कॉल। अटर होता है बोलना, फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस। और वो आम के पेड़ की डालियों पर बैठी हुई थी। देयर स्लीपलेस प्लेंट। और ऐसा लग रहा था कि लोगों की जो वहाँ पर आज रात को इतनी आवाज़ें कर रहे थे उसके बारे में वो कंप्लेन लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब पूरा अगर इन 3 लाइनों को देखें तो उसमें क्या है कि जो वो उपगुप्ता थे वो गली में से गुज़र रहे थे। गली में से गुज़रते वक्त उन्होंने उस स्ट्रीट में से गुज़र रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या सुना? कोयल की आवाज़ें सुनी। और ऐसा लग रहा था कि वो आम के पेड़ों पर बैठकर ये कंप्लेन कर रही हैं कि आज जंगल में इतना शोर क्यों हो रखा है। उपगुप्ता पास थ्रू द सिटी गेट्स। जो उपगुप्ता थे वो उस सिटी के, उस शहर के गेट से पास करते हुए, उसको पार करते हुए अंदर आने लगे। एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पट। और वो कहाँ खड़े हो गए? जहाँ पर वो सिक्योरिटी वॉल, रैम्पट का मतलब होता है सिक्योरिटी वॉल। मैंने आपको पहले भी बताया पोइम की शुरुआत में कि जब किसी शहर में पुराने टाइम में अंदर जाना होता था किसी राज्य में, तो वहाँ पर बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती थी, जैसे कि मूवीज़ में देखते हैं कि किले की सारी दीवारें बंद कर दो। तो वैसे ही वो उस रैम्पट के बाहर आ गए, सिक्योरिटी वॉल के बाहर आ गए। और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? वाज दैट अ वुमन लाइंग एट हिज फीट इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रोव। उन्हें लगा कि इन आम के पेड़ों की छाया में क्या वहाँ पर कोई औरत, कोई वुमेन लेटी हुई है? क्या वो उनके पैरों के पास लेटी हुई है? स्ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी। और उसको बीमारी हो रखी थी। स्ट्रक विद मीन्स टू से अटैक हो चुका था उसके ऊपर, विद ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी। एक कॉन्टेजियस डिसीज़ होती है। कॉन्टेजियस का मीन्स टू से जो फैलने वाली डिसीज़ है, फैलने वाली बीमारी है जो छूने से फैलती है। उसको ऐसी बीमारी हो रखी थी। हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। और उसकी जो बॉडी थी, उस लेडी की जो बॉडी थी, उस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल पॉक्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वैसे ही उसकी पूरी बॉडी पर अजीबोगरीब दाने हो रखे थे और उसको काफ़ी पेन हो रही थी। शी हैड बीन हर्डली रिमूव्ड फ्रॉम द टाउन। हर्डली मीन्स टू से फास्टली। उसको बहुत ही जल्दी उस शहर से बाहर निकाल दिया गया था। टू अवॉइड हर पॉइजनस कंटेजियन, सो दैट्स की उसकी जो पॉइजनस
ये जो जहरीली कंटेजन है, मीन्स टू से कि जिसकी वजह से ये बीमारी फैल सकती थी, इसको रोकने के लिए कि अगर उसको कोई छुएगा, उसके साथ कोई कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, लाइक कोरोना वायरस हम लोग जिस तरह से आज डर रहे हैं सब लोग, तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकें, इसलिए उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। द ascetic sat by her side, और वो यो उपगुप्ता थे, ascetic तो वही है ना पूरी की पूरी पोइम में, उपगुप्ता वो उसकी साइड पर बैठे। took her head on her knees, on his knees, उन्होंने उसका जो सिर था, उसको जैसे कि एक पेशेंट को सर्व करने लगते हैं, उसको वैसे ही उसके सिर को अपने घुटनों पर रखा। एंड moistened her lips with water, और उसको पानी पिलाया। एंड smear her body with sandal balm, और जहाँ जहाँ उसको प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पर जो उसको पेन हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने उसको बाम लगाया। Who are you merciful one, और वो जो लेडी थी, आस्क द वुमन, उस लेडी ने उस यंग ascetic से, उस उपगुप्ता से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू, आखिर वो टाइम आ गया जब मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। एंड आई एम हेयर, और अब मैं यहाँ हूँ। रिप्लाइड द यंग ascetic, और उन्होंने इस तरह उसको रिप्लाई दिया, मीन्स टू से वो जब उन्होंने उसको पिछली बार बोला था ना कि आई विल कम टू यू व्हेन द टाइम विल बी रीड, कि जब सही समय आएगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तो मीन्स टू से कि वो महात्मा थे, वो बुद्ध धर्म को अपना चुके थे, सन्यासी थे, तो उनको ये प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि अगर आज ये सुंदर है, इसको सब लोग बुलाते हैं, सब लोग इसकी जो बात है वो सुनते हैं, तो मीन्स टू से कि आने वाले टाइम में अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्यूटी को तो हर कोई प्रेज़ करता है, लेकिन मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता, तो उन्होंने जो उसको बोला था ना कि मैं मुश्किल समय में तुम्हारे पास आऊँगा, मीन्स टू से मैं तुम्हारे पास आऊँगा, उनके कहने का मतलब था कि जब तुम मुश्किल में होगी मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा। तो बेसिकली उपगुप्ता ने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, मानवता की तरह, हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए, उसके बारे में हमें टीच किया है। ये पोइम हमें ये बताती है कि हमें हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड अपनाना चाहिए। ये ना हो कि जब कोई ब्यूटीफुल है, जब जिसके पास सब कुछ है, हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उसके साथ अच्छे से रहें, लेकिन जब उसको हमारी ज़रूरत है तब हम उसको इग्नोर करें, तब हम उसको थ्रो कर दें कि तुम अब हमारे लायक नहीं हो। तो इस पोइम में यही बताया गया है। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।